Assalamu alaikum dear viewers. Now today we will discuss the topic on एंटी करप्शन एंड इंटीग्रिटी कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब इसमें आज हम लोग मतलब इनिशिएटिव हमारा ये है कि स्टॉप करप्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें ये देखेंगे, अगर हमने मतलब स्टॉप करप्शन या इंटीग्रिटी को देखना है तो उसके कुछ कॉजेज़ हैं और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसके मतलब आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का मतलब ये है कि इंटीग्रिटी सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद करप्शन का देखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ करप्शन को देखेंगे, फिर कॉजेज़ देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, मेजरमेंट्स देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रिटी की बात की हुई है। इंटीग्रिटी में बेसिकली उन्होंने ऑनेस्टली देखी हुई है, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स को देखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के या जहाँ पे भी मतलब हम वर्क कर रहे हैं तो उसके एम्प्लॉयज़ कितने लॉयल हैं। ठीक है, कितनी ऑनेस्टली से काम कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स को कितना फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें ये सबसे पहले ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस मतलब जो है उनको भी कंसिस्टेंटली मतलब मद्देनज़र रखते हुए और दूसरे मोरल्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी रखते हुए वो ये देख रहे होते हैं कि जो हमारी मतलब इनके मोरल्स को ये फुलफ़िल कर रहे हैं, इनके प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे कोई मतलब रॉन्ग डूइंग तो नहीं हो रही। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कि एज अ ऑनेस्टली काम करते हैं, ट्रूथफुलनेस के साथ और एक्यूरेसी एक्शंस के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा होता तो उसको एथिकल स्टैंडर्ड्स को मतलब मीट करने का मेथड बताया जाता है या उसको कहा जाता है कि आपने इस तरीके से अपने एथिकल्स को स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। ठीक है, एंटी करप्शन एक्टर्स, इसमें सबसे पहले जो है इन्होंने बात की हुई है कि एंटी करप्शन उसमें रेफर टू 8 पिलर्स इंक्लूडिंग। ठीक है, बेसिकली इब्राहिम सुशी ने ये बात की है कि एंटी करप्शन के एक्टर्स कौन से चाहिए। तो उसमें जो है सबसे पहले पॉलिटिकल विल है। ठीक है, कि पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव के किसी मतलब जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनमें पॉलिटिकल विल तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो नहीं है। ठीक है, उनको ये देखा जाता है कि मतलब वो किसी एजेंसी के बंदे तो नहीं है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑडिटर जनरल ऑफिस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, ठीक है, और ईटीसी पार्लियामेंट का वो कोई एम्प्लॉय तो नहीं है, पार्लियामेंट का कोई बंदा तो नहीं है। पब्लिक अवेयरेंस एंड इन्वॉल्वमेंट, द जुडिशरी, द मीडिया, द प्राइवेट सेक्टर एंड द सिविल सोसाइटी। तो ये सारे जो एक्टर्स हैं ये एंटी करप्शन के हैं, बेसिकली इसमें इसको देखा जाता है। तो यहाँ पे आके एंटी करप्शन बेसिकली बहुत रिस्की डिपार्टमेंट है। इसमें मतलब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हमने ये करना है, एंटी करप्शन के मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो भी हैं तो वो ये सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे करप्शन को स्टॉप करना है। ठीक है, जो अगर चीज़ें अच्छी सही नहीं हो रही, जहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी करप्शन काम करती है। द स्टेक ऑफ द इंटीग्रिटी ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रिटी में सबसे पहले उन्होंने बात की हुई है, एक है रिस्क असेसमेंट। ठीक है, इसमें बात 4 चीज़ों की हुई है। रिस्क असेसमेंट की बात की हुई है, उसके बाद मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की हुई, इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट एंड इफेक्टिव एथिक्स कंप्लायंस यूनिट। वही बात जो मैंने आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताई है कि सबसे पहले इसको मतलब इसका ये बहुत रिस्की है। ठीक है, इसमें प्रमोट अ कल्चरलाइज कोलैबोरेशन, फॉस्टर एंड प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन पार्टिसिपेशन की बात की है, इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी एंड अदर, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट कार्ड इंटीग्रिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल, सोशल अकाउंटेबिलिटी टूल्स, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक साइज इंफॉर्मेशन इज़ इंफॉर्मेशन असेसेबल एंड एथिक्स इफेक्ट कंप्लायंस यूनिट। बेसिकली ये चारों जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले बात की है कि अगर हमारे पास जो इंटीग्रिटी के स्टेक्स लोग आ रहे हैं वो ये चीज़ें हैं ब्लॉक में। सबसे पहले हम इंटीग्रिटी देखते हैं कि उसमें होनेस्टी है, लॉयल्टी है, उसकी नेक्स्ट वन उसकी पार्टिसिपेशन देखते हैं कि वो किस हद तक इस काम में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी देखते हैं कि वो मतलब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है, इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। सोशल अकाउंटेबिलिटी के टूल्स वो जानता है या नहीं जानता है। उसके बाद एट द एंड ट्रांसपेरेंसी है, जो कि इन्फॉर्मेशन से मतलब रिलेटेड है। इसके बाद इंफॉर्मेटिव असेसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले उसने बात की है कि डिफाइनिंग करप्शन। अब हम इतनी देर से करप्शन और इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि करप्शन है क्या। ठीक है, इन्होंने कहा मिस यूज़ ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी विल पावर यूज़ करते हुए हम मतलब किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, किसी के साथ हम लोग उसकी मतलब कोई भी किसी भी किस्म की मतलब करप्शन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आई थिंक सो दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक बिकॉज टुडे करप्शन इज़ द टॉप लिस्टेड टॉपिक। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें उन्होंने बात की हुई है कि नेक्स्ट UNDP में ये इसमें मिसयूज़ ऑफ पब्लिक पावर है, ऑफिस अथॉरिटी है फॉर प्राइवेट बेनिफिट थ्रू ब्राइबरी, एक्सॉर्शन,
ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, नेपोटिज्म और फ्रॉड, स्पीड मनी और एम्बेजलमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी फॉर्म्स हैं, करप्शन की फॉर्म्स हैं, ये जो आपको मैंने बताई हुई हैं अभी। ये जो ब्राइबरी, एक्सॉर्शन, इन्फ्लुएंस, नेपोटिज्म, फ्रॉड, स्पीड मनी एंड एम्बेजलमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात की हुई है कि ट्रांसपेरेंटी इंटरनेशनलिटी है, डिफाइन करप्शन एज अ मिस यूज़ ऑफ अ इंटरेस्टेड पावर ऑफ अ प्राइवेट गेन। ठीक है, कि वो मतलब अपनी पावर को यूज़ करते हुए अपने मतलब मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर का। ठीक है, एक प्राइवेट बेनिफिट के लिए, एक अदर बेनिफिट के लिए। रॉबर्ट किलगार्ड ने ये बात की है कि करप्शन मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस ट्रांसपेरेंसी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू टूल्स, बिकॉज इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि करप्शन किस तरह से बनती है, करप्शन किस तरह से इम्पेक्ट कर रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो इसमें सबसे पहले बिहेवियर दैट डाइवर्ट्स फ्रॉम द फार्मूला रूल रिगार्डिंग मोटिव सच एज अ वेल्थ, पावर और स्टेटस। ठीक है, करप्शन बेसिकली इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन, इसमें से अकाउंटेबिलिटी माइनस कर दो, प्लस इंटीग्रिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी। तो ये करप्शन की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ACC डेफिनेशंस। अब इसमें इन्होंने ऑफेंस मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ द लॉ 2004। अब उन्होंने बात की, मतलब ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में बात कर रहे हैं कि ये करप्शन है क्या, करप्शन की फॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, तो इसमें अब उन्होंने ये डिफ़ाइन मतलब किया कि किस तरीके से वो अपनी विल पावर को मिसयूज़ करते हैं इंटरेस्टेड पीपल के साथ। फिर उन्होंने बताया कि जो हमारी करप्शन है इसका मतलब क्या है। C फॉर करप्शन, M फॉर मोनोपोली, D फॉर डिस्क्रिशन एंड A फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो आगे फिर उन्होंने करप्शन को इसके साथ इक्वल कर दिया है। तो इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा बिहेवियर है वो फार्मूला रूट के साथ डाइवर्ट करता है, वो मोटिवेशन मतलब करता है वेल्थ, पावर एंड स्टेटस की। नेक्स्ट वन इज वाई फाइटिंग करप्शन इज अ नेसेसरी, बिकॉज करप्शन अंडरमाइंस गुड गवर्नेंस, डिस्टॉर्ट द पोटेंशियल बेनिफिट फॉर सर्विसेज, implies a loss of tax and revenues, fundamentally distorts public policy, involves a misallocation of resources, harms private and public sector development, hurts particularly the poor। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि हैम्पर इफेक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये इसमें सारे जो हैं ये इस वजह से नेसेसरी है। सबसे पहले तो ये इस वजह से है कि हमारी गवर्नेंस जो है वो स्ट्रांगली और गुड वर्किंग कर सके। सेकेंडली, हमारे जो पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज हैं डिस्टॉर्ट ना हो सके। ठीक है, हमारे जो टैक्स और रेवेन्यू लॉस इम्प्लाइज हो रहे हैं वो ना हो सके। ठीक है, फंडामेंटली हमें डिस्टॉर्शन ना हो। इसमें मिस एलोकेशन रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जो डेवलपमेंट में है इनको हार्मनेस से बचाया जा सकता है। ठीक है, एंड डिफरेंट फर्दर इनको मतलब हैम्पर इफेक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मतलब कि इंक्रीज़ करने की, ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए भी करप्शन के साथ फाइट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अ करप्शन। अब पहले हमने फॉर्म्स पढ़ ली, अब टाइप्स हैं। सिस्टमेटिक, इंडिविजुअल, ग्रैंड एंड पेटी। सिस्टमेटिक जो है इंटायर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑफिस इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, जो सिस्टमेटिक है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व होती है। जो इंडिविजुअल है इसमें आइसोलेटेड एंड स्पोरेडिक, मतलब फॉर एग्जांपल ट्रैफिक कांस्टेबल, सैनिटेशन इंस्पेक्टर वगैरह। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, वो कोई पुलिस वाला भी हो सकता है, वो कोई मतलब ट्रैफिक वार्डन वाला भी हो सकता है, मतलब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। ग्रैंड जो है ये सीनियर ऑफिशियल्स, मेजर डिसीजंस और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द एक्सचेंज ऑफ अ लार्ज सम्स ऑफ मनी इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शनल ह्यूज फॉरेन प्रिक्योरमेंट सेक्शन और ऑफ बैंक लोन। ठीक है, एंड पेटी लो लेवल ऑफिशियल्स द प्रोविजन ऑफ अ रूटीन सर्विसेज एंड गुड एंड स्मॉल सम्स ऑफ अ मनी, फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग एंड इन्फोर्समेंट। अब ये सारी चीज़ें करप्शन में आ जाती हैं। ठीक है, इनमें से कोई चीज़ भी हो रही हो तो वो हमारी करप्शन, अगर वो मतलब लाइसेंस उन्होंने 2 नंबर बनवाया है तो भी करप्शन में आ जाती है। इन्फोर्समेंटली है ये लो लेवल आ जाता है। ठीक है, अब सीनियर ऑफिशियल्स जो है अगर बैंक लोन वगैरह लेके उन्होंने फ्रॉड कर लिया है, भागे, करप्शन किया है, तो ये हमारे सीनियर ऑफिशियल्स पे आ जाता है। इंडिविजुअल है वो कोई एक भी आइसोलेट हो सकता है। ठीक है, जो सिस्टमेटिकली है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑफिस उसमें इन्वॉल्व होता है। कॉजेज ऑफ अ करप्शन। अब करप्शन होती क्यों है? करप्शन होने का सबसे पहले ये है कि जो हमारी हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो इनएफिशिएंट होता है। अगर वो एफिशिएंटली काम कर रहा है तो उसमें ये चीज़ें आती नहीं हैं। वीक सिविल पार्टिसिपेशन एंड लोअर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, लो प्रेस फ्रीडम, low level of a government decentralization, low level of a market and political competition, poverty and political instability, weak
property rights and the ineffective and overburdened legal system, absolute authority, ineffective anti-corruption mechanism and indicate इन्फोर्समेंट डिस्क्रिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है इसकी वजह से हमारी जो है ये करप्शन की वजह बनती हैं। ठीक है, कि जो हमारे हाई लेवल उनका इनएफिशिएंट होना, ठीक है, वीक सिविल पार्टिसिपेशन होना, लो प्रेस फ्रीडम होना, लो लेवल ऑफ गवर्नेंस डिसेंट्रलाइजेशन होना, मार्केट और जो लो लेवल की मार्केट का होना, गुर्बत का होना, ठीक है, वीक प्रॉपर्टी राइट्स एंड इन इफेक्टिव ओवरबंडेंट एब्सोल्यूट अथॉरिटी डिस्क्रिशन का होना, कॉन्फ्लिक्ट का राइज होना। कौन सी अब कॉजेज हमने पढ़ ली, अब हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इसमें समराइज जो है वो इस तरह से किया हुआ है कि लोअर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, अ शिफ्ट इन अ कंपोजिशन ऑफ अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर मोर प्रोडक्टिव इन लेस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात की हुई है ग्रेटेस्ट इनइक्वालिटी एंड अ हाई इंसिडेंस ऑफ अ पॉवर्टी, रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ लोन एंड अ ग्रांट इन एडिशन टू दैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेज में बेसिकली ब्राइबरी आ जाती है, ब्राइबरी ट्रांजेक्शन फॉर पोस्ट आ जाती है। ठीक है, लो मतलब फॉरिन के साथ हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबसे बड़ा इशू बन सकता है। ठीक है, ग्रेटर इनइक्वालिटी, उसके बाद करप्शन डिसऑर्ड इंसेंटिव विद द प्राइवेट सेक्टर फॉर रिड्यूसिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अप्रिशिएट अ नेटवर्क ऑफ किकबैक्स इन पब्लिक वर्ड्स एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द consequences of a corruption, a global threat. World Bank report more than $1 trillion is a paid bribe by year in the harm exceed the proceed. एशियन डेवलपमेंट में मतलब अब उन्होंने वर्ल्ड बैंक के एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उन्होंने अपना बताया कि हमारी कितने % GDP थी, लेकिन इसमें हमारे साथ 1 ट्रिलियन का हमने जो मतलब ब्राइब्स है वो हमने देखा है कि यहाँ पे इतना 1.7 मिलियन हमारा डैमेज हुआ है। तो ये इसमें अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक का बताया कि उनका कितनी करप्शन हुई है। IMF जो है इसका इम्पैक्ट जो है ये पुअर एंड अदर डिसएडवांटेजेस ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये रेफर टू द वॉशिंग ऑफ द प्रोसीड ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड फॉर्म। ठीक है, कि हमारी जो मनी है वो किस तरह से किन किन प्रोसेस से होकर मनी जनरेट करती है। ठीक है, सबसे पहले करप्शन में हमारे पास किडनैपिंग आ जाती है, एग्जॉर्शन आ जाती है, ब्राइबरी एंड करप्शन आ जाती है, गैबलिंग, रॉबरी, चीटिंग आ जाती है। ठीक है, इसमें काउंटरफिटिंग एंड फॉरगरी आ जाती है, टेररिस्ट एक्ट आ जाता है, स्मगलिंग आ जाती है। ठीक है, ड्रग ट्रैफलिंग आ जाती है, प्रोस्टिट्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फाइनेंसिंग ऑफ अ टेरर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हमें प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्पफुल होती हैं, जो भी करप्शन कर रहा हो उसके लिए। ठीक है, फाइनेंसिंग ऑफ अ टेररिज्म। अब जब हम करप्शन की बात कर रहे हैं तो टेररिज्म की बात आएगी। मनी ऑफ अ फंड टेररिज्म एक्टिविटीज़, बेसिकली हम इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को देखते हैं, वायर ट्रांसफर्स एंड आउट ऑफ पर्सनल बिजनेस अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में हम अकाउंट्स का चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि जो हमारे अकाउंट्स की मतलब लिगिटिमाइज हैं उसमें जो चैरिटीज़ जा रही हैं वो कहीं और तो नहीं जा रही, जो हमारे मतलब सिक्योरिटीज़ अकाउंट है तो उनको हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं। अपना जो हमारा अकाउंट फ़ंड वाला है तो उसमें देखते हैं कि जो हम फंड दे रहे हैं वो वाकई उन तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इस तरह से फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को भी हम देखते हैं। इसका मतलब ओवरऑल फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में आप जैसे इतना देख सकते हैं कि हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल जो सिस्टम है वायर ट्रांसफ़र से हम अपना चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। जो हमारे फंड हैं, चैरिटीज़ हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं या कुछ भी हैं तो उन सारों को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ये जो है मेड इन कैश में होती हैं। ठीक है, पर्सन एक्टिंग इन अ गुड फेथ, प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नॉट इजीली वेरीफाइबल वाइल ओपनिंग इन अकाउंट। ठीक है, लार्ज कैश विड्रॉ फ्रॉम आर डोमिनेट इन एक्टिव अकाउंट एंड एक्सपेक्टेड लार्ज क्रेडिट एंड अबोर्ड। ठीक है, सडन इंक्रीज इन कैश डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल विद एन जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज द कस्टमर लीडिंग लैविश लाइफस्टाइल, they do not match their नॉन इनकम रिसोर्सेज। अब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में हमारे पास सबसे पहले ये आ जाता है कि वो ट्रांजेक्शन हमारे पास कैश की होती है, एक पर्सन गुड एक्शन फेथ कर रहा है लेकिन वो मतलब इन्फॉर्मेशन मिसलीड करते हैं, ऐसी अकाउंट तक इन्फॉर्मेशन देते हैं जो इजीली ट्रेसेबल नहीं होती। ठीक है, और इसमें उनका लाइफस्टाइल जो होता है उतनी इनकी इनकम नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं कि सडन एक इंडिविजुअल है, अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके पास सडन कैश आया तो वो कहाँ से आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। हाई रिस्क एरिया ऑफ AML,
हाई रिस्क कंट्रीज़ जो हैं इसमें ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री आ जाती है, कंट्री विद द हाई लेवल ऑफ करप्शन, कंट्रीज लिंक टू टेररिस्ट फाइनेंसिंग। हाई रिस्क कस्टमर्स, ये हमारे पास कंट्रीज़ हैं। अब कस्टमर जो हैं वो प्राइवेट मनी चेंजर्स, ठीक है, जो मतलब हमारे करेंसी चेंजर्स होते हैं, प्राइवेट मनी ट्रांसमीटर्स, रियल एस्टेट डीलर्स, ठीक है, ये सारे जो हैं ये हाई रिस्क कस्टमर्स हैं। हाई रिस्क सर्विसेज जो हैं मतलब इसमें कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनेट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ये सारी इसमें आ जाती है। रिस्क फैक्टर जो हैं, अब ये जो था हाई रिस्क एरिया से, बट जो रिस्क फैक्टर है उसमें कस्टमर अनोनिमिटी मतलब सिक्रेसी, नो फेस टू फेस रिलेशनशिप, एनोनिमस फंडिंग, cost border transfer, access to cash global through ATM, verification of a customer identity, limit funding option, limit card value, monitor transaction reporting for suspicious activities, ठीक है। ACC इनिशिएटिव हमने अब ये इसको स्टॉप करने के लिए जो हमारा इनिशिएटिव था उसके बारे में हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंटी करप्शन का एक्ट है 2004 में हमने इसको मतलब स्टार्ट, प्रिवेंशन ऑफ अ करप्शन जो है इनकी आई थी 1947 में, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन जो थी ये एक्ट 2012 में, पेनल कोड जो था ये 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था 1898 में, विसल ब्लो प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था 2011 में, पॉलिसीज इसमें दो इंक्लूड है, UNCAC, NIS, ठीक है। आगे फर्दर हम इसको देखते हैं, ACC इनिशिएटिव टू स्टॉप करप्शन। इसमें सबसे पहले जो है कि मतलब सेटिस्फाइड टू द बेसिस ऑफ ओन इंफॉर्मेशन एंड अदर नेसेसरी इन्वेस्टिगेट दैट अ पर्सन एनी पर्सन बिहाफ ऑन द पोजीशन obtain ownership of a property had not consist with his legal source in income, then is AWC through an order to writing shall ask the person submit a statement of a asset and a liabilities। अच्छा, इसमें ये देखा जाता है हमारी डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ की देखी जाती हैं कि जो प्रॉपर्टी जिस के नाम पे है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास उसके पेपर्स होने चाहिए, पूरी तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये किस बिहाफ पे इसकी पोजीशन है, ठीक है। वहाँ से हमें इनकी ऑनरशिप को ऑब्टेन करना चाहिए, ठीक है, और उसके सोर्सेज ऑफ इनकम को देखना चाहिए, उसका अकाउंट चेक करना चाहिए, उसके पर्सन जो स्टेटमेंट्स हैं, एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द इनिशिएटिव स्टॉप करप्शन। If there are sufficient and reasonable grounds to believe that a person in his or her name or any other person to his or her behalf is a possession has a obtained ownership or मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उन्होंने बात की है कि स्टॉप करप्शन के लिए अब सेक्शन 27 2004 में प्रॉपर्टी के हवाले से ये बात हुई थी कि अगर मतलब रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं तो प्रॉपर्टी उसकी है, उसकी पोजीशंस ठीक है, ओनरशिप उसको मूवेबल है। अगर प्रॉपर्टी मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से है और वो मतलब उसमें मतलब कंसिस्टेंट है रिसोर्सेज इनकम, ठीक है, उसकी इतनी है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन है प्रोसेसिंग की, तो वो फर्दर देखा जाता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द person shall be sentenced to a prison form ranging a minimum of 3 years और maximum 10 years imprisonment, ठीक है। अगर मतलब उसका इस तरह का कुछ निकलता है कि उसने फ्रॉड वगैरह किया हुआ था तो उसकी मतलब यहाँ पे पनिशमेंट भी लिखी हुई है। नेक्स्ट वन द केस स्टार्टिंग प्रोसीजर इन अकाउंट सोर्सेज, ऑन मोशन, न्यूज़पेपर कटिंग, ठीक है, कंप्लेंट रिसीव्ड, ईमेल और ऑनलाइन रिपोर्ट्स, इस तरीके से इसकी मतलब हम लोग इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके खिलाफ एक्शंस जो हैं वो ये डिफरेंट फेज में हो सकते हैं, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन, सबमिटिंग, एंगेजिंग इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ों में उसके एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है स्टॉप करप्शन के बारे में, द वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू इवल बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग, ये एल्बर्ट ने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, जो यहाँ पे आगे उन्होंने फर्दर ये कहा हुआ है कि जो हमारी मतलब इसमें नेक्स्ट लुकिंग फॉरवर्ड में उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मिनिमाइज़ किया हुआ है, ठीक है। मोटिवेशन लेवल टू अर्न वे, ठीक है, कि जितनी इनकम है उस हिसाब से उतने ही रिसोर्सेज होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। शो ज़ीरो टॉलरेंस to rent seeking behavior, comprehensive regulation is needed because the declaration of many public to bank officials is unrestricted and the systematic weaknesses and intensified by poorly defined, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग। अच्छा, अब इसमें मैं ओवरऑल आपको बता देती हूँ, इसमें जो है हमने सबसे पहले
बात की इंटीग्रिटी की, फिर उसके बाद की हमने एंटी करप्शन की, फिर हमने कॉजेज़ देखे, कॉन्सिक्वेंसेस देखे। अब इन चारों में ये है कि स्टॉप करप्शन, जो गलत हो रहा है उसको रोको, ठीक है। वहाँ पे हमारी कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, हमारी विल पावर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके हमने रिसोर्सेज देखने, क्या जो इसका लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक उसके रिसोर्सेज है, इसकी इतनी इनकम है क्या। अगर इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है तो उसकी इनकम कम है तो इसको पैसा कहाँ से आ रहा है, उसकी परसेंट मतलब जो है क्या कहते हैं उसको स्टेटमेंट्स, उनका चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, और भी बहुत सारी मतलब इसमें ओवरऑल चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इसमें जो हमारा मेन जो है, हमने ये देखना है कि कहीं पे एंटी करप्शन हो तो नहीं रही, कहीं पे करप्शन हो तो नहीं रही, कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन इम्प्लीमेंट तो नहीं रही, कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा। बेसिकली एंटी करप्शन हमारा पढ़ने का ये था कि जब हम कंट्रोल करें, अब हमने सारा ऑर्गेनाइजिंगली देख लिया तो हमारा एंटी करप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कि अगर कुछ मिसलीड हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो मतलब इसके थ्रू हम लोगों को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। नाउ थैंक यू।